नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के शाइनिंग फ्यूचर पर स्वागत है। आज तीसरा पार्ट लेकर आए हैं जो आपके कल के होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। आज का प्रश्न पहला है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों की विवेचना कीजिए। मतलब कि जो हमारा केंद्र है और राज्य सरकार है, इनका दोनों में आपस में क्या संबंध है। ठीक है, या इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आ सकता है कि जो संघ है राज्य को बोलते हैं और राज्य के मध्य जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है इसकी भी विवेचना करने के लिए आ सकता है। तो इसकी विवेचना आप कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र हैं। भारतीय संघ में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, हम संबंधों का अध्ययन कितने प्रकार से कर सकते हैं। हम 3 प्रकार से संबंधों का अध्ययन जो है कर सकते हैं। एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो राज्य मतलब केंद्र और राज्य में जो होता है वह कितने प्रकार से, 3 प्रकार से हम संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला क्या है, चलिए तो इसमें हम देखते हैं। पहला क्या है, विधायी संबंध। विधायी संबंध में क्या है, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, संचालन 3 सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम दिया गया है। इनका विवरण जो है इस प्रकार से है। संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। तो सूचियां मतलब विषय, किन विषयों पे जो है केंद्र सरकार कानून बना सकता है, यह बात होती है। तो चलिए, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व को ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति का अनुसरण आवश्यक रूप में कहा जा सकता है। इस सूची में कुल 97 विषय है और इन सब विषयों पर संघीय संसद जो होता है कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। मतलब जो 97 विषय है, 97 विषय है, उस पे जो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, केंद्र को। वैदेशिक मामले, युद्ध और संधि, देशीकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, देखिए ये सब सूची के विषय है। विदेशियों को आना जाना, नागरिकता, रेल, बंदरगाह, हवाई जहाज, डाक, तार, टेलीफोन, मुद्रा निर्माण, बैंकिंग, बीमा आदि, इन सब विषयों पे कानून कौन बनाता है, कानून केंद्र बनाता है। मतलब केंद्र सरकार। संघ सूची मतलब कि मोदी जी कानून में भाग लेते हैं, संसद द्वारा बनता है। जो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य सूची में, और राज्य सूची को समझिए। इस सूची के अंतर्गत जो है साधारणतः वे विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का कार्य कौन करता है, राज्यों की व्यवस्थापिका को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, राज्यों की व्यवस्थापिका को प्राप्त है। इस सूची में 66 विषय हैं जिनमें से कुछ प्रमुख है जिसको हमें याद रखना है कि राज्य किन किन विषयों पे कानून बना सकता है। तो राज्य जैसे पुलिस से संबंधित, न्याय से संबंधित, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य,
कृषि, सिंचाई, सड़कें आदि, इन सब 66 विषयों पे कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। ठीक है। अब आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें क्या होता है? इसमें राज्य और केंद्र दोनों को सम्मिलित विषय से होते हैं। इन विषयों पे संघ तथा राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। मतलब कि ऐसे विषय को संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि इस सूची के विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होगा। इस सूची में कुल 47 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। क्या है? फौजदारी विधि, प्रक्रिया, निवारक, विवाह विच्छेद, कारखाने, श्रमिक संघ, आर्थिक सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा। ये सब जो विषय हैं वे किसके बताते हैं? समवर्ती सूची। सामाजिक बीमा, शिक्षा, जनसंख्या, ठीक है, परिवार नियोजन, वन आदि। तो जितने भी ये सब विषय आते हैं, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, ये सब समवर्ती सूची के विषय है। इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यदि कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार का जो कानून है वह मान्य किया जाएगा। ठीक है। तो यह आपका था विधायी संबंध। और प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच क्या है? केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध क्या है? प्रशासन से संबंधित क्या संबंध है? तो देखिए, दुर्गादास बसु के शब्दों में संघीय व्यवस्था की सफलता और दृढ़ता संघ की विविध सरकारों के बीच आधिकारिक सहयोग और समन्वय पर निर्भर करती है। यह उनका कथन था। ठीक है। तो इसमें क्या है, मेन टॉपिक देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 256 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की क्या होगी? कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानून का पालन सुनिश्चित रहे। मतलब कोई भी राज्य की कार्यपालिका अपने शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगी कि संसद जो कानून बनाएगा वह जो है सुरक्षित रहे। अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति में प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस संबंध में संघ की कार्यपालिका द्वारा राज्य को निर्देश दिए जा सके। तीसरी इसकी प्रशासनिक अधिकार क्या है? संघीय राज्य सरकारों को यदि कोई भी कार्य जो है संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार जो है कोई भी कार्य राज्य सरकार को कोई भी कार्य सौंप सकती है। ठीक है। यदि राज्यों की सरकारें उसे पूरा न करें तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे कुछ विषय हैं जैसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहने के लिए बोलता है। ठीक है। और राज्य सरकार जो है उसका पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यह है प्रशासनिक संबंध। चौथा संबंध क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था जो IAS PCS इस परीक्षाएं होती हैं संघ तथा राज्य सरकारों के लिए सामान्य है। इन सेवाओं पर संघीय सरकार का विशेष नियंत्रण होता है। ठीक है। पांचवा क्या है इनका संबंध? संघीय शासन राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान दे सकता है। मतलब जो है राज्य केंद्र सरकार होती है जो इस पूरे भारत में है, जैसे मोदी जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, वे क्या करते हैं? अनेक राज्यों को राज्य के मुख्यमंत्रियों को क्या दे सकते हैं? सहायता दे सकते हैं। अनुदान देते समय संघ मतलब भारत राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकता है। ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट और ध्यान देने योग्य बातें हैं। पांचवा क्या है संबंध?
समस्त भारतीय संघ के संचार के साधनों की रक्षा का भार भी संघीय सरकार पर है। संघ सरकार राज्यों के अंतर्गत हवाई अड्डों, रेलों आदि की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक आदेश दे सकती है। ये तुम्हारा था प्रशासनिक संबंध। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, देखिए, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या अन्य किसी प्रकार की आरोप राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लगाए जा सकते हैं। मतलब कि कोई भी मुख्यमंत्री यदि भ्रष्टाचार करता है, कोई आरोप है, तो उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उस पर आरोप जो है लगाए जा सकते हैं। चलिए, इन सब के अलावा संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र भंग हो गया हो तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में उस राज्य पर शासन किसका निर्देश में चलेगा? केंद्र के निर्देश के आधार पर चलाया जाता है। ठीक है, जहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाया जाता है। यह तुम्हारा हुआ प्रशासनिक संबंध। आ जाओ वित्तीय संबंध, मतलब पैसे से लेने देने का संबंध। ये सब आपके राज्य केंद्र राज्य संबंध में पढ़ा रहा हूँ। जो वित्तीय संबंध वो क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा इसका? केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाले कर। केंद्र सरकार ऐसा कर लगाती है जो राज्य द्वारा वसूल किया जाता है, यह संबंध है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान की धारा 268 के अनुसार चिकित्सालय तथा प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने की व्यवस्था है, किंतु उसकी वसूली राज्य सरकार करेगी और इससे प्राप्त धन भी राज्यों का होगा। मतलब स्टाम्प से संबंधित जो कर हुए वह सब कर केंद्र सरकार लगाएगी, लेकिन जो उसका वसूली होता है वह कौन करेगी? वह राज्य सरकार वसूली करती है। लगाने का काम केंद्र सरकार करता है। जो भी मतलब क्या हुए, उत्पादन शुल्क हो गया, स्टाम्प हो गया, इतनी सभी हैं। दूसरा क्या है? केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले तथा केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाले कर। अब ऐसे कौन सा कर है जो केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार वसूलती है, किंतु राज्यों में क्या होता है? राज्यों में बांटने वाले कर होते हैं और राज्यों को देना भी पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, संविधान की धारा 269 में यह व्यवस्था की गई है कि कुछ कर यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा लगाए एवं वसूल किए जाएंगे, किंतु उन करों से प्राप्त राशि संसद के सिद्धांतों के आधार पर राज्यों में वितरित की जाएगी। इनमें से निम्नलिखित कर आते हैं। अब कौन कौन से कर आते हैं? आय पर कर, हमारी जो कमाई पे होता है, जो हमारी आय होती है उस पर कर लगाया जाता है। संविधान की धारा 270 के अनुसार, ठीक है, कृषि आय को छोड़कर अन्य आयों पर कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाएगा, किंतु उससे केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाएगा। मतलब कि जो धारा ऐसा कर है, कृषि आय को छोड़कर जो अन्य आयों पर है, जो इनकम के स्रोत है, उस पर केंद्र सरकार कर लगाएगी और वसूल भी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन राज्यों के मध्य उसे बांटा जाएगा। राज्यों को संघ से अनुदान, ठीक है, जो राज्य होते हैं वह केंद्र सरकार से उसको पैसा भी मिलता है, अनुदान होता है। क्या होता है अनुदान? संविधान की धारा 275 के अनुसार संसद यह निर्धारित करती है कि किन राज्यों को सहायता की आवश्यकता है तथा विभिन्न राज्यों की धनराशि नियत करती है। ठीक है, यह धनराशि भारत की संचित निधि पर उन राज्यों के राजस्व में अनुदान के रूप में भारित होती है। मतलब केंद्र समझता है कि हमें किस राज्य को अनुदान देना है, कहाँ पे पैसे, किस राज्य पे पैसे की कमी है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है जिससे हमारा विकास देश का प्रभावित हो रहा है, तो उस राज्य को अनुदान दे सकता है। वित्त आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में
व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इस आयोग द्वारा संघ और राज्य सरकारों के मध्य करों का वितरण, भारत की संचित निधि से धन व्यय और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित अन्य विषयों पर सिफारिश करने का कार्य किया जाएगा। मतलब कि अनुच्छेद 280 के तहत तुम्हारा जो वित्त आयोग होगा उसके अंतर्गत भारत और जो इसके राज्य है उसमें क्या होता है, पैसों का बंटवारा किया जाएगा और वह पैसा बंटवारा संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, यह तो अनुच्छेद 270 में कहा गया है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकारें निरंतर यह कहती रही है कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें अधिक वित्तीय साधन प्रदान किए जाने चाहिए। कुछ वर्षों से राज्य सरकारें मांग रही हैं कि हमें अधिक से अधिक वित्तीय साधन हमको केंद्र सरकार उपलब्ध कराए। ठीक है, तो यह तो हमारा था आज का पहला प्रश्न जो था केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कीजिए और इसका वर्णन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जिससे बोलते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो चलो इसको शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के नियम में, ठीक है, मतलब 124 से 147 तक, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 124 से लेके 147 तक इसकी बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान शक्ति अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के अंतरण से संबंधित नियम व कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। भारत की न्यायिक व्यवस्था क्या है, एकहरी और एकीकृत है न्यायिक व्यवस्था, जिसके सर्वोच्च पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का अंतिम न्यायालय भी है, मतलब भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, इसके बाद भारत में न्यायालय नहीं है। अब आपको इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? जो न्यायाधीश बन सकते हैं कहाँ के, सर्वोच्च न्यायालय के, उनके पास क्या योग्यता होना चाहिए, कैसे वो न्यायाधीश बन सकते हैं? चलिए इसके पास हम जानते हैं क्या योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय पर 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों में लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल से अधिवक्ता वकील रहे हों उच्च न्यायालय में, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद, ठीक है, मतलब जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या है, अवकाश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जो रिटायर हो जाएंगे तो किसी भी न्यायालय किसी अधिकारी के पास वो क्या करते हैं, वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य, ये हमारा प्रश्न है, या आने वाला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्ति होती है और उसके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे को सुनने, फैसला करने की शक्ति एवं अधिकार को न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? प्रारंभिक अथवा मूल अधिकार, प्रारंभिक अधिकार, मूल अधिकार क्षेत्र, दूसरा अपीली संबंधी अधिकार क्षेत्र, और तीसरा जो होता है वह होता है परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र। तो ये 3 प्रकार के अधिकार क्षेत्र आते हैं, इनको पारी पर हम समझेंगे। तीनों क्या है, मूल अधिकार क्षेत्र,
अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र, परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र। चलो, प्रारंभिक मूलधारा क्षेत्र। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो केवल सर्वोच्च न्यायालय में नया क्षेत्र में आते हैं। इसका अभी पर आया है। ऐसे मुकदमे केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारंभ होते हैं, अर्थात जिन्हें पहली बार केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर किया गया जाता है, वे किसी अन्य न्यायालय में दायर नहीं की जा सकते। मूल अधिकार में आने वाले मुकदमे इस प्रकार है। कौन कौन से मुकदमे हैं? ऐसे मुकदमे जिनमें एक और केंद्रीय सरकार तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य सरकारें हों। मतलब कौन मुकदमे आ सकते हैं? एक और केंद्र सरकार है और दूसरी ओर क्या हो, एक या अदर स्टेट हो, वहाँ की सरकारें हैं, वो यहाँ पे मुकदमा सबसे पहली बार कर सकते हैं। दूसरा क्या है? ऐसे मुकदमे जिनमें एक और केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त क्या एक से अधिक अन्य राज्य सरकारें हों, ठीक है, और दूसरी ओर एक से अधिक राज्य सरकारें हों। तीसरा में क्या आ जाएगा? ऐसे मुकदमे जिनमें दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। मतलब कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होते हैं आपस में, दो राज्यों के, जैसे कि भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार में झगड़ा हो जाए, तो ऐसे ये मुकदमा कहाँ चलेगा? ये मुकदमा चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकार के संरक्षण तथा लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनके लिए उन्हें निर्देश अथवा आदेश देने का अधिकार है। मतलब जो मौलिक अधिकार हमारे होते हैं, अच्छा होते हैं, उनका संरक्षण करने के लिए, उनको पालन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये हमें जानना चाहिए, जिससे मौलिक अधिकार मैं पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ। जनहित याचिका अपील बोलते हैं, ठीक है। जनहित याचिका को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। जो जनहित याचिका है, ऐसा कोई याचिका जो जन के कल्याण के लिए हो, ठीक है। यह कैसा अधिकार है जो संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है। अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र क्या जाएंगे? किसी भी निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, मतलब जो निचली अदालत होती है जिले की, जिला न्यायाधीश, तो निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील को किसी उच्च न्यायालय द्वारा सुनने की शक्ति को अपील संबंधित ने अधिकार कहा जाता है। अपील संबंधित अधिकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुना सकता है, ठीक है। मतलब जो अपील तुम्हारा हाई कोर्ट में है, उच्च न्यायालय हो, उसको किसी को उस पर संतुष्टि नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर सकता है और वह अपना आदेश उसके विरुद्ध सुना सकता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील अंतिम अपील होती है। यह अपील क्या करती है? दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मामलों से बनी हो सकती है। तो चाहे वो दीवानी हो, चाहे फौजदारी हो, चाहे संवैधानिक मामला हो, यह अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, जिस पे निचली अदालत ने जो पहले दायर किया गया हो। दीवानी के मामले अनुच्छेद 133 में है। दीवानी मामले के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आप जान जाइए। सब कहते हैं दीवानी, फौजदारी। दीवानी में क्या क्या आते हैं? संपत्ति विवाद, घर का बंटवारा, ये सब संपत्ति विवाद दीवानी न्यायालय में है। धन समझौता, किसी सेवा के संबंधित झगड़ों के मामले आते हैं। ऐसे मामले में उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पहले ऐसी दीवानी मामलों का वित्तीय सीमा केवल रुपये तक थी, परंतु 1972 में किए गए संविधान के तीसरे संशोधन के अनुसार अब सर्वोच्च न्यायालय में की जाने वाली दीवानी अपील के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं है। मतलब कुछ भी पैसा आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। फौजदारी मामले, अनुच्छेद 134 फौजदारी है। कई परिस्थितियों में फौजदारी मामलों में जो है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय निचली अदालत द्वारा दोष मुक्त घोषित किए गए व्यक्ति को मृत्युदंड सुना दे तो ऐसे व्यक्ति को इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। यदि उच्च न्यायालय किसी ने अदालत में किसी मुकदमे को अपने यहाँ मंगा ले और उस व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड सुना दे तो ऐसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र क्या है?
परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र क्या है, इसको हम जानेंगे। परामर्शदात्री अधिकार का अर्थ यह है कि किसी सर्वोच्च न्यायालय को प्रमाण देने का अधिकार। यदि उससे परामर्श मांगा जाए तो परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी कानून संबंधित अथवा लोक महत्व के परामर्श पर सर्वोच्च न्यायालय से प्रमाण मांगता सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, यह उसका अधिकार है। आज तक जब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कोई प्रमाण दिया है तो राष्ट्रपति उसे सादर स्वीकार किया है। ठीक है, जो भी प्रमाण दिया है उसे राष्ट्रपति ने क्या किया है, स्वीकार किया है। अयोध्या में जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ठीक है, अयोध्या में जिस स्थान पे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उस स्थान पे पहले मंदिर था या नहीं। जब इस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी गई तो उसने अपनी राय देने से इनकार कर दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जांच करवा के यह बताया कि वहाँ पे मंदिर था और उसने राय नहीं दिया। इसके कार्य, अन्य कार्य क्या क्या हैं? अन्य कार्य देखो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य कार्य: मौलिक अधिकारों का संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय की जो होता है उसका पुनरावलोकन करना संविधान से संबंधित, और क्या है, जनहित याचिका अपील। अब एक अगला बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। तो चलिए, क्या क्या अंतर आते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में, दोनों में क्या क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं? 60 से लेके 70 तक। जैसे कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार के जो चुनाव होते हैं उससे मंत्री बनाए जाते हैं, राज्य सरकार में मंत्री बनाए जाते हैं, तो कुल 60 से 70 मंत्री होते हैं। वही मंत्रिमंडल में कैबिनेट, मंत्रिमंडल को कैबिनेट बोलते हैं, एक लघु निकाय जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। कितने मंत्री होते हैं? 15 से 20। दोनों में अंतर की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, पेपर में आने वाला है। पेपर में आने वाला प्रश्न यह है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं और इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। और क्या है, मंत्रिपरिषद में, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, वही मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं क्योंकि ये मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। तो मतलब मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आ जाएंगे, वही मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री जो सबसे बड़ा होते हैं। ठीक है, मंत्री, और इसमें मंत्रिपरिषद में 3 आ जाएंगे। मंत्रिपरिषद का कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है और यह सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करती है। मतलब कोई मंत्रिपरिषद के लिए कोई विशेष सामूहिक कार्य नहीं होता है या कोई सरकारी कार्य के लिए वह बैठक नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल में क्या है, मंत्रिमंडल के क्रियाकलाप सामूहिक होती है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। ठीक है, केंद्र की बात करें तो हर बुधवार को कैबिनेट बैठक होती है। तो मतलब कि कैबिनेट जो होता है वह मंत्री पद में सबसे बड़ा मंत्री पद होता है और कैबिनेट में हर 15 से 20 कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य और मंत्रिपरिषद में तो 50 से 60 होते हैं, मैंने पहले बताया था। और मंत्रिपरिषद कोई सामूहिक कार्य बैठक नहीं होती है, इसमें हमेशा बैठक होती रहती है और सामूहिक कार्य पे क्या होती है, चर्चा भी होती रहती है। चलो, मंत्रिपरिषद में क्या है, मंत्रिपरिषद वैसे तो सभी शक्तियां प्राप्त है मंत्रिपरिषद को, परंतु कागजों में बस प्राप्त है। किसमें प्राप्त है? कागजों में। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है, मतलब कैबिनेट। यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है मंत्रिपरिषद में। मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है, जो उसके शक्ति दी गई है और उसके लिए कार्य भी करती है। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय को लेकर निर्देश देती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसे सभी शक्तियां प्राप्त है लेकिन कागजों में, और मंत्रिमंडल को वास्तविक रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, और उसके लिए वो कार्य भी करती है। ये देख लीजिए, लास्ट इसका अंतर है। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है, इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है।
एक संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान से संबंधित है। मंत्रिमंडल एक निकाय है जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, इसे 44वें में शामिल किया था, अतः यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। मतलब मूल स्वरूप में मंत्रिमंडल शामिल नहीं था, इसमें संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, तो इसको संविधान में शामिल किया गया था। और जो मंत्रिपरिषद है यह संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 74-75 में ही किया गया था। चलिए एक लास्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विवेचना कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विवेचना करना है। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कौन कहा? प्रधानमंत्री ब्रिटेन के क्लीमेंट इटली ने कहा कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया था और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकारें ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेसी और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। अधिनियम की क्या विशेषता है इसको हम देखते हैं। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत को 15 अगस्त 1947 की ये अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी यही है। और दूसरा क्या है, इस अधिनियम ने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। तीसरा क्या है, इस अधिनियम ने वायसराय का पद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन कर दिया। गवर्नर जनरल पद का सृजन कर दिया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस पर ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। चौथा क्या है, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों के संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। मतलब कि वो संविधान जो है कोई भी देश अपने मन से बना सकता है और किसी भी देश के संविधान को वह अपना सकता है। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है, यह सभा के लिए जो क्या था, शक्ति दी गई थी सभाओं को कि वह कानून को समाप्त, ब्रिटिश जो कानून है उसे समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्र अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। पांचवा क्या था, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की विधानसभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण कर एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबद्ध क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन के ऊपर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। ठीक है, छठवां क्या है,
इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? भारत में जो ब्रिटेन के सचिव होते हैं उसके पद को समाप्त कर दिया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। सातवां क्या है? इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। जहां भारतीय रियासत के जो ब्रिटिश राज्य थे वहां भी इसको समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं। यह भी स्वतंत्रता था कि जो भारतीय रियासत जो थे वह चाहे भारत से मिल जाए चाहे पाकिस्तान से मिल जाए, वे दोनों आपस में स्वतंत्र है। यह नहीं कि ज़बरदस्ती पाकिस्तान का हो गया ज़बरदस्ती भारत हो गया, वे स्वेच्छा से भारत और पाकिस्तान के रूप में मिल सकते थे। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। 10वां क्या था? ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। यह तुम्हारा था। और लास्ट में क्या है कि शाही की उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इसने जो शाही की उपाधि से क्या है, भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। भारत के जो गवर्नर जनरल हैं और प्रांतीय गवर्नर हैं और राज्यों के संवैधानिक प्रमुख पद पर इन्हें क्या कर दिया गया? नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से जो है यह हमारा था जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दोनों स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के क्या बने? प्रथम गवर्नर जनरल। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। यह बातें आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा टॉपिक आज का खत्म समाप्त हुआ। बचता है एक प्रश्न, इसको भी हम करा देंगे। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं।